गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 10th क्लास में जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 14 संख्यांकिकी, और इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स। जो है इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं संख्यांकिकी को। तो कुछ मैं एग्जांपल्स लेता हूं और कुछ प्रीवियस जो क्लासेस में आप पढ़ते हैं कि ये कोई नया आपके लिए कोई चैप्टर नहीं है। आप लोअर क्लासेस से पढ़ रहे हैं आंकड़ों के बारे में, तो थोड़ा सा हम जो है प्रीवियस नॉलेज में आपको ले चलते हैं कि लोअर क्लासेस में आप क्या पढ़ते हैं। तो थोड़ा मैं जो है नटशेल में आपको जो है बताता हूं। जैसे फर्स्ट नंबर पे मैं लेता हूं कि अपनी कक्षा के 20 विद्यार्थियों की लंबाई। तो आपने अपनी कक्षा के 20 विद्यार्थियों की लंबाई जो है वो आपने मापने हैं। तो आप लंबाई माप के और उसके जो भी रिजल्ट्स आएंगे वो आप सेंटीमीटर के अंदर लिख लेंगे। तो यहां पे आप क्या है कि आप कुछ इंफॉर्मेशन जो है, कुछ सूचनाएं इकट्ठी कर रहे हैं। तो इससे इस आंकड़ों से या इस जो है इंफॉर्मेशन से हमें क्या मिल रहा है कि जो 20 बच्चे हैं उनमें अधिक से अधिक लंबाई किसकी है और वो कितनी है, और कम से कम लंबाई कितनी है। तो ये उनकी जो है एवरेज निकाल सकते हैं हम कि 20 स्टूडेंट्स की जो है एवरेज हाइट कितनी है। तो हम बहुत सारे जो है इंफॉर्मेशन जो है इसे बच्चों की 20 बच्चों की लंबाई से हम निकाल सकते हैं, आइडिया लगा सकते हैं। अब मैं कहता सेकंड में आपके कक्षा मित्रों के परिवारों के सदस्यों की संख्या। तो आपके जो क्लासमेट्स हैं उनके परिवारों में सदस्य कितने हैं, तो कितने उनके लेडीज हैं, मेल हैं, कितने फीमेल हैं, कितने बच्चे हैं, कितने बच्चे जो है स्कूल में पढ़ने वाले हैं। तो ये जो है हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं कि कितने बड़े बच्चे हैं जो कॉलेज में पढ़ते हैं। तो वो हम एज वाइज भी इकट्ठा कर सकते हैं और स्कूल और कॉलेज में भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो वो हमारे क्या है कि एक जो है सूचना मिल रही है, हमारे को इंफॉर्मेशन मिल रही है इससे। तो अब मैं थोड़ा सा ब्रीफिंग पे आता हूं कि क्या हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हम आंकड़े जिसको इंग्लिश में डेटा कहते हैं, आप डेटा। तो डेटा या आंकड़े जो है क्या होते हैं, तो ये मैं जो है स्टार्ट करने जा रहा हूं। देखिए हमारे पास जो आंकड़ों की परिभाषा है वो क्या है कि एक निश्चित उद्देश्य से एकत्रित किए गए तथ्यों या अंकों को जो संख्यात्मक या अन्य रूप में हो सकते हैं आंकड़े कहा जाता है। जो डेटा क्या है, डेटा जिसको हम आंकड़े कहते हैं, मैं रिपीट कर रहा हूं, आप अपना जो है सुन के लिख सकते हैं कि एक निश्चित उद्देश्य से एकत्रित किए गए, इकट्ठे किए गए तथ्यों या अंकों को जो संख्यात्मक या अन्य रूप में भी हो सकते हैं। वो संख्यात्मक रूप में भी हो सकते हैं, संख्याओं के रूप में भी हो सकते हैं, और कोई अन्य रूप भी हो सकता है उनका। तो उनको हमको है आंकड़े कहा जाता है, डेटा कहा जाता है। तो डेटा ये है, जैसे हम यहाँ पे ये दो एग्जाम्पल मैंने आपके सामने लिए हैं। तो हम यहाँ सूचनाएं इकट्ठी कर रहे हैं, तो इनको आप जो है लिखोगे तो ये संख्यात्मक रूप में आ जाएंगे। 20 बच्चों की लंबाई जो लिखोगे वो क्या है, संख्यात्मक रूप में आ जाएगी। और अंग्रेजी शब्द का जो डेटा है, देखिए अंग्रेजी शब्द में जो डेटा है जिसको हम डेटा कहते हैं, ये प्लूरल है। और ये डेटम जो है इस शब्द का प्लूरल है। डेटा जो वर्ड है अंग्रेजी शब्द का डेटा, जिसको हिंदी में आंकड़े कहते हैं, आंकड़े। तो अंग्रेजी शब्द डेटा लैटिन शब्द डेटम का बहुवचन है, डेटम का प्लूरल है। यह आपने ध्यान रखना, बहुवचन है ये। और अब जो स्टैटिस्टिक्स या जो संख्यांकिकी क्या होता है, जो चैप्टर का नाम है, ये क्या होता है। डेटा के बारे में मैंने बता दिया कि एक निश्चित उद्देश्य के लिए हम कुछ सूचनाएं इकट्ठी करते हैं। तो उन सूचनाओं को हम संख्यात्मक रूप में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और अन्य रूप में भी हो सकती है, उसका आंकड़े बोलते हैं, उनको हम डेटा बोलते हैं। अब मैं संख्यांकिकी की आपको परिभाषा बताता हूं कि संख्यांकिकी क्या है। अब इस बात पे हम चर्चा कर रहे हैं। अर्थपूर्ण सूचनाएं उपलब्ध करने से संबंधित अध्ययन गणित की एक शाखा में किया जाता है। देखो अर्थपूर्ण सूचनाएं, हम जो सूचनाएं इकट्ठी करेंगे वो अर्थपूर्ण होनी चाहिए, मीनिंगफुल होनी चाहिए, उनका मीनिंग होना चाहिए
उससे हमें कुछ रिजल्ट्स मिलने चाहिए जो हमारे सोसाइटी के लिए, जो हमारे जो है देश के लिए वो काम आए, जो है उनसे हम जो है जो सूचनाएं हम इकट्ठी कर रहे हैं तो उनको हम यूज करके जो है हम उनका लाभ उठा सकें। तो अर्थपूर्ण सूचनाएं उपलब्ध करने से संबंधित अध्ययन गणित की एक शाखा में किया जाता है जिसे सांख्यिकी या स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। उस शाखा का नाम है, गणित की एक शाखा का नाम है जिसको हम स्टैटिस्टिक्स या जो है सांख्यिकी कहते हैं। तो ये एक शाखा है, इसमें क्या करते हैं हम, जो हम सूचनाएं इकट्ठी करते हैं वो अर्थपूर्ण होने चाहिए, मीनिंगफुल होने चाहिए। उनसे हम जो है अपनी सोसाइटी के लिए, अपने देश के लिए जो है हम उसका बेनिफिट ले सकें, लाभ उठा सकें। तो उन सूचनाओं का जो हम अध्ययन करते हैं वो एक गणित की शाखा में करते हैं, गणित की एक ब्रांच में करते हैं और उस ब्रांच का नाम जो है हम बोलते हैं सांख्यिकी या इंग्लिश में बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स। अब जो स्टैटिस्टिक्स का जो है शब्द है, स्टैटिस्टिक्स जो शब्द है ये आया कहां से? ये जो लैटिन जो लैंग्वेज है, लैटिन जो भाषा है, तो उससे इसे व्युत्पत्ति हुई, इसकी ओरिजिन वहां से हुआ है। सांख्यिकी के अंग्रेजी शब्द, सांख्यिकी हिंदी बोलते हैं और अंग्रेजी में बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स ये बोलते हैं कि व्युत्पत्ति लैटिन शब्द स्टेटस से बनी है। देखिए जो हमारे पास स्टैटिस्टिक्स शब्द है, इसकी जो व्युत्पत्ति है, इसका जो डेरिवेशन है वो स्टेटस से बना है। स्टेटस इस शब्द से बना है और स्टेटस का जो मीनिंग होता है, इसका मीनिंग होता है ए पॉलिटिकल स्टेट। स्टेटस का मीनिंग होता है ए पॉलिटिकल स्टेट। स्टेट मीन्स राज्य, जिसको हम राज्य कहते हैं। तो स्टेटस जो है जिसका अर्थ है एक राजनीतिक राज्य है, से हुई है अपने मूल रूप में। देखिए मैं सांख्यिकी के बारे में बता रहा हूं। अपने मूल रूप में सांख्यिकी लोगों के जीवन के विभिन्न पहलुओं से संबंधित उन आंकड़ों का ही संग्रह होता था जो राज्य के लिए उपयोगी होते थे। तो ये सांख्यिकी के बारे में बताया है कि सांख्यिकी जो मूल रूप से जो स्टार्टिंग में जो सांख्यिकी का प्रयोग किया गया, तो उसमें बताया है कि अपने मूल रूप में सांख्यिकी लोगों के जीवन के विभिन्न पहलुओं से संबंधित उन आंकड़ों का संग्रह होता था जो राज्य के लिए उपयोगी होते थे। तो सांख्यिकी में क्या करते थे कि लोगों से संबंधित जो है सूचनाएं इकट्ठी करी जाती थी, जिनको हम आंकड़े कहते हैं। लोगों से या समाज से संबंधित जो है सूचनाएं इकट्ठी की जाती थी जो मीनिंगफुल होती थी, और उनको जो हम आंकड़े कहते हैं, उन आंकड़ों को जो है हम स्टडी करते थे, वो सांख्यिकी में हम करते थे। वो जो आंकड़े हैं वो हमारे जो दैनिक जीवन था उसके अंदर बहुत उपयोगी थे, उनका अर्थ होता था और वो हमारे देश के लिए, राज्य के लिए जो है वो काफी यूजफुल होते थे, जो हम प्रयोग करते थे। ये जब उस टाइम की बात कर रहे हैं जब इसका ओरिजिन हुआ, डेरिवेशन हुआ कि सांख्यिकी कहां से जो है वो आई, स्टार्टिंग कहां से हुई, इसकी बात कर रहे हैं। अब मैं इसको थोड़ा सा आगे चलता हूं कि कई बार आंकड़ों का आलेख, जैसे हमने लोअर क्लास में 8th क्लास के अंदर भी हमने ये पढ़ा है सांख्यिकी, और 9th क्लास के अंदर भी हमने पढ़ा है सांख्यिकी चैप्टर्स। तो आंकड़ों का आलेख हमें सरल और क्लियर सूचनाएं प्रदान करता है। कई बार क्या है कि हमारे पास जो आंकड़े होते हैं, जो डेटा होता है, उससे हम आलेख बनाते हैं। आलेख भिन्न भिन्न प्रकार के हमने 9th क्लास में आलेख बनाए हैं, और उन आलेख से हमें कई बार कम टाइम में, थोड़े समय में बहुत सारी सूचनाएं मिल जाती हैं। उनको समझना भी इजी रहता है। आंकड़ों जो है ग्राफ को, जो आकृति होती है, ग्राफ होता है, तो उसको समझना भी इजी रहता है। जैसे आप क्रिकेट मैच देखते हैं, क्रिकेट मैच में आपने देखा होगा कि जो एक्स एक्सिस होती है नीचे, जो जिसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस या हॉरिजॉन्टल लाइन, तो वो उसके ऊपर होते हैं ओवर्स, और वाई एक्सिस जो होती है उसके ऊपर होते हैं रन्स। तो आपने वो जो हमारे पास खंबे से जो खड़े रहते हैं,
उनको हम पता लग जाता है कि 28वें ओवर में इतने रन बने, 20वें में इतने बने, तो वो खंभों से हम आइडिया लगा सकते हैं। एक अनपढ़ व्यक्ति भी उनसे आइडिया लगा सकता है। तो कई बार यही बात बता रहा है कि कई बार आंकड़ों का आलेख हमें सरल और क्लियर सूचनाएं प्रदान करता है, इजी हो जाता है हमारे लिए। और आप जो है आंकड़ों का चित्रीय रूप, चित्रीय मतलब क्या है, ग्राफिकल जो रूप है से विभिन्न आलेखों जैसे दंडालेख आपने 9th क्लास में जो है किया है, आय चित्र और बारंबारता बहुभुजों के रूप में निरूपित करना भी सीखा है। आपने ये क्या किया है कि लोअर क्लासेस के अंदर, 9th क्लास के अंदर, 8th क्लास के अंदर कि आंकड़ों को भिन्न भिन्न जो है चित्रीय जो है रूप या उनके आलेख बनाए। जैसे दंडालेख आप बनाते थे, दंडालेख, आय चित्र आप बनाते थे, बहुभुज बारंबारता बहुभुज आप बनाते थे 9th क्लास में, यदि आपको याद हो तो आपने देखा है। आपने कक्षा 9वीं में अवर्गीकृत आंकड़ों के कुछ संख्यात्मक प्रतिनिधि ज्ञात करना भी सीखा है। देखिए 9th क्लास में अवर्गीकृत आंकड़े, हम इसके ऊपर बात करेंगे कि अवर्गीकृत आंकड़े क्या होते हैं। आपने 9th क्लास में अवर्गीकृत आंकड़ों के बारे में जो है सीखा है और उनका जो संख्यात्मक प्रतिनिधि का क्या अर्थ है यहाँ पे, जिसको हम कहते हैं, इन संख्यात्मक प्रतिनिधियों को हम केंद्रीय प्रवृत्ति का माप भी कहते हैं। जो संख्यात्मक प्रतिनिधि है संख्याओं का, उसको हम केंद्रीय प्रवृत्ति का माप भी कहते हैं। और उनके हम एक नाम और भी था वहां पर उनका, माध्यक और बहुलक। आपने 9th कक्षा में, 8th कक्षा में, लोअर क्लासेस के अंदर आपने जो अवर्गीकृत आंकड़े होते हैं, अवर्गीकृत आंकड़े, उनका माध्यक और बहुलक जो है निकालना सीख लिया है, या आप ऑलरेडी सीख चुके हैं। वो मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे निकालते थे फार्मूला, ये हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के अंदर। और अब जो है इस अध्याय में, इस चैप्टर में आपको हम क्या पढ़ाएंगे, हम वर्गीकृत आंकड़ों को, वर्गीकृत आंकड़े, देखो 9th क्लास तक हम पढ़ते थे अवर्गीकृत आंकड़े, और 10th क्लास में अब पढ़ेंगे हम कि हम वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य कैसे निकालते हैं, बहुलक कैसे निकालते हैं, और इस तरह का इनका हम ग्राफ कैसे बनाएंगे। जो ये चीजें आपको जो है, संचयी बारंबारता क्या होती है और संचयी बारंबारता का तोरण कैसे बनता है, ग्राफ कैसे बनता है, कम संचयी बारंबारता, अधिक संचयी बारंबारता, तो इस टाइप की चीजें जो है संचयी बारंबारता से संबंधित जो है हम आपको जो है ये सिखाएंगे कि उसका ग्राफ कैसे बनता है। तो ये हम इस अध्याय में डिस्कस करेंगे कि वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक और बहुलक कैसे निकालते हैं। अब मैं थोड़ा सा 5 मिनट और लूंगा आपका कि आंकड़ों के बारे में थोड़ा बताना चाहता हूं आपको। मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं, मैं देखिए ध्यान से देखिए। एग्जाम्पल है कि किसी स्कूल की कक्षा 10 के 30 विद्यार्थियों द्वारा गणित के पेपर में 100 में से प्राप्त किए गए अंक निम्नलिखित हैं। कक्षा 10 में 30 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी मैथमेटिक्स की, और 100 नंबर में से कितने नंबर आए, ये नंबर मैंने इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दिए ताकि मेरा टाइम कम लगे। ये आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन मैंने इनको क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दिए। एक बच्चे के 10 मार्क्स आए, एक बच्चे के 20 आए 30 में से, और 3 बच्चों के 36 आए। ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि 2 बच्चों के इक्वल मार्क्स आ सकते हैं, 3 की भी आ सकते हैं, 4 के भी इक्वल आ सकते हैं। तो ऐसे ये नंबर्स हैं 100 में से, 100 में से, और जो टॉपर बच्चा है उसके 95 आए। ये मैंने सिर्फ इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसलिए लिखा है कि मेरे लिए कैलकुलेशन करना आसान हो जाए। ये जो डाटा है जो आप देख रहे हैं, देखिए इस डाटा का जो नाम है जो अभी आप देख रहे हैं, इसको बोलते हैं अवर्गीकृत आंकड़े। अवर्गीकृत आंकड़े, ये अवर्गीकृत आंकड़े कहलाते हैं जो आपके सामने। अब इसमें देखो, जैसे मान लो यहां तो 30 स्टूडेंट हैं, हो सकता है क्लास के अंदर जो है 60 स्टूडेंट हो, तो ये 60 नंबर्स बच्चों का हम ऐसे लिख सकते हैं। और हम एक पूरे जो है ब्लॉक की या डिस्ट्रिक्ट की बात करें कि एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर 10th क्लास में जितने बच्चे पढ़ते हैं, तो हमारे बोर्ड की परीक्षा होती है, और 10th क्लास के पूरे डिस्ट्रिक्ट में सपोज करते हैं कि 10,000 स्टूडेंट हैं, 10,000।
तो यदि हम उनके 100 में से ऐसे मार्क्स लिखते हैं जो आप देख रहे हैं 100 में से, तो ये काफी लेंथी और टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। ऐसे हम लिखेंगे कि 4000 या 10,000 स्टूडेंट्स के नंबर आउट ऑफ 100 इन मैथमेटिक्स बोर्ड एग्जाम, तो ये मतलब ऐसे लिखना जो है लेंथी प्रोसेस भी है और टाइम कंज्यूमिंग भी है। तो हम क्या करते हैं कि इसको हम एक इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हैं। इंफॉर्मेशन में क्या छोटा आंकड़ा बनाते हैं इसको हम छोटे उसमें रूप में वर्गीकृत करते हैं। ठीक है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब ध्यान दें कि एक टेबल बनाई मैंने, ये मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूं कि हम एक दूसरे आंकड़ों को बदल सकते हैं। या तो मैं लिखता हूं प्राप्तांक और यहां लिखता हूं विद्यार्थियों की संख्या। अब देखिए 10 नंबर है, 10 नंबर ही प्राप्तांक है, जितने अंक प्राप्त किए तो वो एक ही बच्चा है। और ये 20 नंबर्स हैं, ये भी एक ही बच्चा है। लेकिन 30 इसके बाद है 36, 20 के बाद 36। मैंने ये असेंडिंग ऑर्डर में इसलिए लिखे थे कि मेरा टाइम बच जाए। यदि ये आगे पीछे लिखता होता तो मैं काउंट करने पड़ते, टाइम लगता मेरा। इसलिए आप जो है कैसा डाटा हो सकता है, आप काउंट कर सकते हो उसमें। 36 3 स्टूडेंट के नंबर है और 36 का 40 4 स्टूडेंट के नंबर है। 50 3 के हैं, 56 2 के हैं और 64 के हैं, 70 भी 4 के हैं और 72 शायद 1 का ही है और 80 भी 1 का है, 1 स्टूडेंट के ही है। 88 2 के हैं और 92 जो है 3 के हैं और 95 1 के। तो ये हमने एक डाटा बना दिया। अब आप देख सकते हैं कि ये जो डाटा था इससे ये काफी छोटा हो गया, फर्क पड़ेगा, कुछ टाइम कम लगेगा हमारा। और ये हमें पता लग गया यहां इसका मीनिंग क्या है कि जैसे यहां 36 3 बार रिपीट हुआ है, तो यहां ये डायरेक्ट इंफॉर्मेशन 36 3 स्टूडेंट के नंबर है, 3 स्टूडेंटों के नंबर 36 आए हैं। और ऐसे ये जो है इसको बोलते हैं बारंबारता। जो विद्यार्थियों की संख्या है इसको बारंबारता बोलते हैं, बारंबार, इसका नाम है बारंबारता विद्यार्थियों की संख्या का। अब इसको भी हम ये बोलते हैं, इसका नाम है अवर्गीकृत बारंबारता सारणी। इस सारणी का नाम है अवर्गीकृत बारंबारता सारणी। अवर्गीकृत बारंबारता सारणी। इसमें और इसमें फर्क क्या है, डिफरेंस क्या है? इसमें क्या है, इसमें प्रत्येक नंबर की बारंबारता 1 है। जितने नंबर आए हुए हैं उसकी प्रत्येक नंबर की बारंबारता 1 है। और अब ये कुछ नंबर जो रिपीट हो रहे हैं, जैसे 44 टाइम आया है, तब 40 की बारंबारता कितनी है? 4। बारंबारता का अर्थ क्या है कि 40 जो नंबर है वो कितनी बार आया डाटा के अंदर, आंकड़ों के अंदर कितनी बार आया, तो जितनी बार आया वो उसकी बारंबारता है। तो इसको हम बारंबारता बोलते हैं जो आपके सामने है। और इसको भी हम बोलते हैं अवर्गीकृत बारंबारता सारणी। ये भी अवर्गीकृत आंकड़े हैं और इससे हमने ये जो बनाया बारंबारता सारणी, तो इसको अवर्गीकृत बारंबारता सारणी बोलते हैं और बारंबारता सारणी भी बोलते हैं। अब मैं आपको ये बता रहा था थोड़ी देर पहले कि जैसे मान लो पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर, एक जो भी डिस्ट्रिक्ट है आपका, उस पूरे कंप्लीट डिस्ट्रिक्ट के अंदर, और आपके जो बोर्ड्स के एग्जाम में अपीयर होंगे 10th क्लास स्टूडेंट मैथमेटिक्स में, 10,000 है। तो आप 10,000 को ऐसे लिखोगे तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, उससे कम टाइम इसमें लगेगा। अब ये कहता है ये भी जो है लेंथी है, ये भी टाइम कंज्यूमिंग है। तो इसलिए हमने क्या है कि और छोटा किया इसको। और छोटा कैसे किया कि इसको हमने ऐसे लिख दिया। आप ध्यान दें, हमने जो कॉलम बनाया, अब यहां पे इसको लिख दिया वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल वैसे प्राप्तांक है, क्या है? प्राप्तांक ही है।
प्राप्तांक, प्राप्तांक, ठीक है। ये प्राप्तांक ही है, लेकिन हमने क्या है, यहां तो एक ही अंक आ रहा है, 10, 20, 36। यहां पे क्या है, 10 से कम तो नंबर है ही नहीं, 10 से कम नंबर नहीं। तो मैं 10 से स्टार्ट करता हूं, 10 से 25 के बीच में ले लेता हूं। इसका मीनिंग क्या है कि 10 से लेके 25 तक, इसमें 10 तो जो नीचे वाला होता है ना, वर्ग अंतराल का नीचे वाला नंबर, ये तो इंक्लूड होगा इसमें, और 25 इंक्लूड नहीं होगा, 25 से कम, 25 से कम इसको बोलते हैं हम लोअर लिमिट, निम्न सीमा, वर्ग की निम्न सीमा, और ये होती है वर्ग की ऊपरी सीमा। और हमने जो वर्ग की विड्थ ले ली वो 15 ले ली, 10 से लेकर 25 तक 15, आप इसमें से माइनस करो तो 15 आ जाएगा। तो 15 के लूंगा मैं, तो अब 25 से 40 हो जाएगा, अब 40 से 55 हो जाएगा, अब 55 से जो है 70 हो जाएगा, और 70 से जो है 85 हो जाएगा, और 85 से 100 हो जाएगा। तो कोई जरूरी नहीं कि आप 15 के लें, ये आपकी मर्जी है। मान लो आपने लेना है तो आप 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 20 का ले लो, 10 का ले लो, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, वो आपकी मर्जी है कि आपको ये इक्वली बांट लेने सारे सारे जो है जितने भी वर्ग अंतराल है वो बराबर बराबर लेंगे। तो ये 15 का गैप है, 15। तो ये जो नीचे वाले होती है ये पूरा वर्ग कहलाता है, 10 से 25 को बोलते हैं 10 से 25। अरे पूरा क्या कहलाता है, वर्ग, इसको वर्ग बोलते हैं हम। ये पूरा वर्ग है, तो अब ये भी वर्ग है, ये वर्ग की निम्न सीमा होती है, ये वर्ग की ऊपरी सीमा होती है जो आप पढ़ के आए हैं, और ये आप करते रहते हैं। और अब इसके अंदर संख्या निकालोगे आप, विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या, तो की संख्या, जिसको हम बारंबारता कहते हैं, बारंबार। तो अब 10 से 25 2 है, यहां से निकाले, देखिए 20 तक अगला नंबर 36 है, तो 25 तक क्या हो गया, 10 वाला भी आओगा, 20 वाला भी आओगा, 2 आ गया। फिर 25 से 40, 25 से 40 जो है, 40 इसके अंदर इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि 40 जो है ये ऊपरी सीमा अगले में आएगी। अब 40 यहां भी है, 40 यहां भी है, तो निम्न सीमा के अंदर जो है इंक्लूड होगा ये 40 है, यहां 40 से कम। इसका अर्थ क्या, 25 आएगा, इसमें 25 आएगा और 40 से कम आएगा। तो इसको आप लिखोगे ऐसे, ये 3 आ जाएगा, और फिर इसमें 7 आ जाएगा, इसमें 6 आ जाएगा, फिर इसमें 6 आ जाएगा, और लास्ट वाला जो है भी 6 आ जाएगा। और ये हमारे पास एक टेबल तैयार हो जाएगी। अब आप इसमें देखो वर्ग है, ये इनको वर्ग बोलते हैं, 10 से 25, 25 से 40 इतने, तो इनको वर्ग बोलते हैं। और इसको फिर आंकड़ों का नाम इसका हो जाता है वर्गीकृत आंकड़े, वर्गीकृत आंकड़े। तो वर्गीकृत आंकड़े भी इन्हीं से बनते हैं। स्टार्टिंग में अवर्गीकृत आंकड़े हैं, इनको कब लिखना और टाइम कंज्यूमिंग से हमने क्या है, अवर्गीकृत बारंबारता सारणी बना ली। फिर इसको और बढ़िया ढंग से रिफाइन करने के लिए हमने जो है वर्गीकृत आंकड़े बना लिए। हमारा एक ही सवाल है, तो मैं कल आपसे फिर डिस्कस करूंगा आगे कि भी हमने वर्गीकृत आंकड़े और अवर्गीकृत आंकड़ों में हम जो माध्य को बहुलक निकालते हैं, उनके क्या फार्मूले आपने लोअर क्लासेज में पढ़े हैं और क्या फार्मूले हम इस क्लास में पढ़ेंगे, वो हम इनके अकॉर्डिंग चलेंगे। तो आप बिल्कुल क्लियर हो जाने चाहिए आपके दिमाग में कि वर्गीकृत आंकड़े क्या होते हैं और अवर्गीकृत आंकड़े क्या होते हैं, तो क्या सिस्टम है। ये मैंने इसलिए एग्जाम्पल लिया आपको कि क्लियर समझ में आ जाए कि हम क्या डिस्कस कर रहे हैं। सिंपल बात है, जिनमें वर्ग होते हैं, वर्ग जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, ये वर्ग कहलाते हैं। जिसमें वर्ग है तो वर्गीकृत आंकड़े हैं, और जिसमें वर्ग नहीं है वो अवर्गीकृत आंकड़े हैं। थैंक यू वेरी मच।